नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। कोरोना काल में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई को जारी रखने के प्रयास की ही श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ईयर के सेकंड पेपर जिसमें राजस्थान के इतिहास के कुछ प्रकरणों को छुआ जाना है। उसी के अंतर्गत चौहानों के शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान के बारे में। बीसलदेव चौहान अर्णोराज का छोटा पुत्र था। अब ये प्रश्न उठता है कि उस समय जब बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बनता था तो बीसलदेव का नंबर कैसे आया। तो हम बताते हैं कि के अर्णोराज के बड़े पुत्र जगदेव ने जल्दी राजा बनने के चक्कर में उसकी महत्वाकांक्षा में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। बीसलदेव उस वक्त उसने परिस्थितियां देखी कि अभी परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियां उसके पक्ष में होती चली गई तो उसने जगदेव की हत्या की और अपने पिता की हत्या का बदला ही नहीं लिया बल्कि अजमेर की गद्दी भी उसने प्राप्त कर ली। शाकंभरी के चौहानों का सर्वोपरि भी वो बन गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में इसका शासनकाल 1158 से लेकर के 1163 तक का माना गया है। बीसलदेव जब गद्दी पर बैठा तब देख रहे हो कि 8 वर्षों की छोटी सी अवधि के भीतर 3 शासक गद्दी पर बैठ गए थे, अर्णोराज, जगदेव और तीसरा था बीसलदेव। तो ऐसी परिस्थितियों में जब साम्राज्य की सीमाएं मध्यकाल में निर्धारित नहीं होती थी, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाया करती थी। जो राजा शक्तिशाली थे वो अपने आस पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण कर दिया करते थे। तो आस प्रदेश के जो राजा थे उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग उठी और उन्होंने दबाव बनाना लगातार शुरू कर दिया। इन दबावों से कैसे वो निकला और किस तरह से उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हैं, ये ही 2 मुख्य बिंदु बीसलदेव रासो के हमारे लिए आएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसकी सैनिक विजयों के बारे में। उसकी जो सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, जिसके कारण हम जब मध्यकाल के प्रारंभ में पढ़ते हैं तो चौहान शासक उस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। उसका रीज़न ये था कि उसने दिल्ली को अपने अधीन कर दिया था। दिल्ली में उस समय तोमर वंश के शासक राज कर रहे थे। बीसलदेव ने उसे परास्त कर दिया और तोमरों को अपने अधीन सामंत के रूप में शासन करने दिया। ये तो थी उसकी पहली सफलता। दूसरी उसकी सफलता थी कुमारपाल चालुक्य शासक, जिसका कि उसके पिता अर्णोराज से 2 बार युद्ध हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने बताया ही है। और दोनों बार ऐसी स्थिति हुई थी कि कुमारपाल चढ़ करके अजमेर तक आ गया था। हालांकि संधि करके अर्णोराज ने अपनी प्रतिष्ठा को कुछ बनाए रखा था, लेकिन सैन्य रूप से उसकी प्रतिष्ठा या उसकी दुर्बलता उजागर हो गई थी सबके सामने। इसका बदला लेने के लिए उसने कुमारपाल पर बाद में आक्रमण किया और इस आक्रमण के फलस्वरूप उसको विजय प्राप्त हुई। आज के पाली, नागौर और जालोर ये उसने जीत लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साथ ही साथ अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तीसरा, उसके अभिलेख में जानकारी मिलती है कि बीसलदेव ने तुर्क शासक या तुरुष्क शासक को पराजित किया था। हालांकि इस अभिलेख में किस शासक को पराजित किया उसका नाम हमें नहीं मिलता है, लेकिन आजकल के इतिहासकार टाइम पीरियड देख करके ये मानते हैं कि गजनी का शासक खुसरो शाह था जिसे बीसलदेव ने पराजित किया था। इसके अलावा कहते हैं कि उसने अपने उत्तराधिकारियों को कहा रखा था कि अटक नदी से आगे मुसलमान या तुरुष्क नहीं आने चाहिए। इसके अलावा जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उसके अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग भी उसके राज्य में शामिल थे। उसके राज्य की सीमा शिवालिक पहाड़ियाँ से लेकर सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। यहाँ उसने मलेच्छों का दमन करके जो आर्यावर्त था, ये शिवालिक पहाड़ी से लेकर के यूपी तक का एरिया कहा जाता था, उसे वास्तव में आर्यावर्त वापस से उसने बना दिया और ये बीसलदेव की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दिल्ली से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें बीसलदेव के समय में एक और लेख लिखवा दिया गया था। 9 अप्रैल 1163 के आसपास इसकी डेट है। आप ये अभिलेख की छोटी सी लाइन देख ही सकते हो। इसे शिवालिक स्तंभलेख कहते हैं। इस शिलालेख के अनुसार बीसलदेव ने देश से मुसलमानों का सफाया कर दिया और उनके राज्य की सीमाएं अटक तक निर्धारित
कर दी। इस तरह से ये उसके अच्छे विजेता होने की, अच्छे साम्राज्यवादी शासक होने की, सैन्य शक्ति वाले शासक होने की पुष्टि ये अभिलेख करता है। सामने आपको एक शिलालेख दिख ही रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर दिया और बाद में यहीं पर राय पिथौरा ने चारों तरफ एक प्राचीर का निर्माण कराकर इस शहर का विस्तार किया था। तो दिल्ली पर विजय के बाद में उसकी जो अभिलेख है, आप उसकी उपलब्धियां दिल्ली तक फैली हुई हैं ये देख सकते हो। अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा। पूर्व मध्यकाल में परमार का शासक भोज बड़ा ही प्रसिद्ध विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में हम उसको जानते हैं। उसने धारा नगरी में एक संस्कृत का महाविद्यालय खुलवाया था और धारा नगरी संस्कृत के विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बन गया था। उसी की तर्ज पर विसलदेव ने एक छोटा सा प्रयास किया। अजमेर में संस्कृत की एक पाठशाला का निर्माण 1153 ईस्वी के आसपास करवाया। ठीक है, ये बाद में जब आक्रमण हुए तुर्कों के और मोहम्मद गौरी अजमेर आया तो 1194 में उसने ये पाठशाला गिरा दी और इसी पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई। अब उसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर उर्स जो लगा करता है वो 2.5 दिन का लगता है, यानी है कि 2.5 दिन में ये बना है। अंदर से निर्माण वैसा ही रहने दिया, बाहर से ही सिर्फ उसको एक मस्जिद जैसी रूप दे दिया गया। इसके खंभों की और इसकी दीवारों पर आप ये जो शानदार नक्काशी देख रहे हो वो देख रहे हो कि विसलदेव ने कितने उत्कृष्ट कोटि के स्थापत्यकारों को जगह दी थी और किस तरह से महत्वाकांक्षी वो स्थापत्य के क्षेत्र में भी था।